एक ऐसी मूवी जिसका हीरो उस वक्त पैन इंडिया सुपरस्टार नहीं था, जिसका बजट भी बाहुबली जैसा नहीं था और जिसकी रिलीज इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक शाहरुख खान की फिल्म जीरो के साथ हुई थी। उस वक्त लगभग सभी का मानना था कि एक कन्नड़ा फिल्म हिंदी सिनेमा के इतने बड़े सुपरस्टार के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर किन फैक्टर्स की वजह से केजीएफ आज सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि मास सिनेमा की दूसरी डेफिनेशन बन चुकी है। शेट्टी, मुंबई का बादशाह। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई डज रॉकी फील सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर मास हीरो, इसका जवाब उसकी स्ट्रेंथ में नहीं छुपा, ना ही उसके डर में छुपा है। ध्यान से देखो, केजीएफ कभी ये नहीं दिखाती कि रॉकी दुनिया जीतना चाहता था। मूवी सिर्फ हमें एक बच्चा दिखाती है जिसने पैसे ना होने की वजह से अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखा था। इसलिए रॉकी का हर डिसीजन, चाहे मुंबई जाना हो, अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करना हो या केजीएफ के अंदर उतरना हो, किसी विलन को हराने के लिए नहीं था। वो सिर्फ एक चीज से भाग रहा था, उस बेबसी से जो उसने अपनी माँ की आंखों में देखी थी। इसलिए रॉकी का गोल पैसा कमाना नहीं था, पैसा सिर्फ उस ट्रॉमा का सॉल्यूशन था जो उसने बचपन में फील किया था। और शायद इसी वजह से ऑडियंस रॉकी को सिर्फ देख नहीं रही थी बल्कि उसके अंदर कहीं ना कहीं खुद को ढूंढ रही थी। और यही केजीएफ की राइटिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। प्रशांत नील सर ने रॉकी को सिर्फ एक पावरफुल हीरो की तरह नहीं लिखा बल्कि उन्होंने उसे एक रिलेटेबल एम्बिशन बना दिया। हर मास हीरो ऑडियंस को एंटरटेन करता है, लेकिन रॉकी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है। और शायद इसीलिए रॉकी सिर्फ केजीएफ का हीरो नहीं बना बल्कि हर उस इंसान का एम्बिशन बन गया जिसने कभी ना कभी मजबूरी देखी थी। लेकिन सिर्फ रॉकी की राइटिंग ही केजीएफ को कल्ट क्लासिक नहीं बनाती। एक और चीज थी जो इस फिल्म को बाकी मास मूवी से कंप्लीटली अलग बना देती है, और वो था खुद केजीएफ का वर्ल्ड। और जब मैं केजीएफ कहता हूं, मेरा मतलब सिर्फ एक गोल्ड माइन से नहीं है। केजीएफ एक लोकेशन नहीं थी, केजीएफ एक प्रिजन थी। एक ऐसी जगह जहां लोग जीते कम थे और सिर्फ जिंदा रखे जाते थे, जहां नाम से ज्यादा नंबर्स की कीमत थी, जहां उम्मीद से ज्यादा डर रहता था। यही केजीएफ की वर्ल्ड बिल्डिंग का सबसे बड़ा जीनियस पॉइंट था। प्रशांत नील सर ने हमें सिर्फ एक गोल्ड माइन नहीं दिखाई, उन्होंने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की जहां इंसानियत का जिंदा रहना भी मुश्किल था। और इसी वजह से जब रॉकी उस दुनिया में एंटर करता है तो सिर्फ एक हीरो की एंट्री नहीं होती बल्कि उस दुनिया के लिए पहली बार होप की एंट्री होती है। इसलिए गरुड़ा कभी केजीएफ का सबसे बड़ा विलन था ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा विलन खुद केजीएफ था। सोचो, अगर रॉकी किसी नॉर्मल सी सिटी में रहता या किसी नॉर्मल सी गैंग से लड़ाई कर रहा होता तो उसकी एंट्री कभी इतनी पावरफुल फील ही नहीं होती। केजीएफ सिर्फ एक लोकेशन या सेटिंग बनकर नहीं रह जाती, वो फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाती है। क्योंकि ऑडियंस सिर्फ रॉकी को जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी, वो रॉकी को केजीएफ को जीतते हुए देखना चाहती थी। लेकिन सिर्फ रॉकी और सिर्फ केजीएफ की वर्ल्ड बिल्डिंग किसी फिल्म को कल्ट क्लासिक नहीं बना सकती। एक और चीज थी जिसने रॉकी को सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि एक लेजेंड बना दिया। अब तक हमने दो चीजें समझ ली हैं। पहली, रॉकी सिर्फ एक हीरो नहीं था बल्कि एक रिलेटेबल एम्बिशन था। और दूसरी, केजीएफ सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि फिल्म का सबसे बड़ा विलन थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है, आखिर केजीएफ का हर सीन, हर एंट्री और हर डायलॉग इतना लार्जर देन लाइफ फील क्यों होता है? और इसको सबसे पहले पॉइंट से समझते हैं, एलिवेशन स्टार्ट्स बिफोर द हीरो अराइव्स। नोटिस करना, प्रशांत नील सर ने कभी रॉकी की एंट्री उसके फेस से शुरू नहीं की। याद करो, केजीएफ के अंदर रॉकी की पहली एंट्री, कैमरा सबसे पहले वर्कर्स को दिखाता है, गार्ड्स की बेचैनी दिखाता है, बच्चों की आंखों में एक क्यूरियोसिटी दिखाता है, बैकग्राउंड स्कोर धीरे धीरे बिल्ड होता है और रॉकी सबसे लास्ट में रिवील होता है। यानी ऑडियंस पहले उसकी प्रेजेंस फील करती है और बाद में उसे देखती है। एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, रॉकी कभी खुद ये प्रूव नहीं करता कि वो पावरफुल है। मूवी भी बार बार ये नहीं कहती कि रॉकी अनबीटेबल है। और यही है हमारा पॉइंट 2, पावर इज नेवर टोल्ड, इट्स फेल्ट। फिल्म मेकिंग का एक सिंपल रूल है, पावर कभी बताई नहीं जाती बल्कि पावर फील कराई जाती है। और यही केजीएफ बाकी मास फिल्म से अलग हो जाती है। यहां सिर्फ एक्शन अच्छा नहीं था, कैमरा भी रॉकी को एलिवेट कर रहा था, एडिटिंग, रवि बसूर का बैकग्राउंड स्कोर और नरेशन की आवाज भी। केजीएफ में हर डिपार्टमेंट एक ही इमोशन क्रिएट कर रहे थे, एलिवेशन। और यही है हमारा अगला पॉइंट, एलिवेशन वाज अर्न्ड।
इसीलिए रॉकी की हर एंट्री पर हमें गूज़बम्प्स फील होते हैं, क्योंकि मूवी हमें पहले उस दुनिया का अंधेरा दिखाती है और उसके बाद रॉकी को। जब ऑडियंस अंधेरा देख चुकी होती है तब उस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी बहुत बड़ी लगती है, और रॉकी उसी रोशनी का नाम था। इसलिए लोगों को केजीएफ की फाइट्स याद नहीं रहती, उन्हें रॉकी की एंट्रीज याद रहती हैं। लोग डायलॉग्स रिपीट नहीं करते, वो उन मोमेंट्स को बार बार देखते हैं जहां रॉकी बिना कुछ कहे स्क्रीन पर छा जाता था। और जब किसी कैरेक्टर की प्रेजेंस उसके पंची से ज्यादा पावरफुल हो जाए तब एक हीरो लेजेंड बन जाता है। तो अब तक हमारे पास 3 आंसर्स हैं। रॉकी रिलेटेबल था, केजीएफ खुद एक विलन थी, और उस विलन को हराने के लिए हीरो को फिल्म मेकिंग के हर डिपार्टमेंट ने मिलकर एलिवेट किया। लेकिन तीनों चीजों का फाइनल रिजल्ट क्या था? तो आखिर केजीएफ चैप्टर 1 कल्ट क्लासिक कैसे बनी? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें एक्शन था, सिर्फ इसलिए भी नहीं कि उसमें पावरफुल डायलॉग्स थे, और सिर्फ इसलिए भी नहीं कि उसमें रॉकी जैसा एक पावरफुल हीरो था। केजीएफ कल्ट क्लासिक इसलिए बनी क्योंकि इस फिल्म का हर एक डिपार्टमेंट एक ही विजन के लिए काम कर रहा था। एक रिलेटेबल कैरेक्टर, एक अनफॉरगेटेबल वर्ल्ड, और फिल्म मेकिंग की परफेक्ट एलिवेशन। ये 3 अलग अलग स्ट्रेंथ्स नहीं थी, ये एक ही विजन के 3 पिलर्स थे। रॉकी ने ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया, केजीएफ के वर्ल्ड ने उस कनेक्शन को स्टेक्स दिए, और फिल्म मेकिंग ने उन इमोशंस को स्क्रीन पर लार्जर देन लाइफ फील करवाया। और जब इमोशंस रियल हो, स्टेक्स हाई हो और एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस हो तो फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि एक्सपीरियंस की जाती है। इसलिए लोग केजीएफ को सिर्फ एक बार नहीं देखते, हर रिवॉच के साथ उसमें कुछ नया डिस्कवर करते हैं। और शायद यही एक कल्ट क्लासिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। कल्ट क्लासिक वो फिल्म नहीं होती जो रिलीज के पहले वीकेंड में सबसे ज्यादा कलेक्शन कर ले। कल्ट क्लासिक वो फिल्म होती है जो सालों बाद भी नए फैंस बनाती रहे, नई डिस्कशंस शुरू करती रहे, और हर रिवॉच के साथ और भी बेहतर लगती रहे। और केजीएफ चैप्टर 1 बिल्कुल वैसी ही एक फिल्म है। जिस फिल्म को रिलीज से पहले अंडर एस्टिमेट किया गया था, आज वही फिल्म इंडियन मास सिनेमा का बेंचमार्क बन चुकी है। ये थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस जो शायद केजीएफ को देखने का एक नया नजरिया दे सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर बताना कि केजीएफ का कौन सा मोमेंट आज भी आपको गूज़बम्प्स देता है। और अगर आप फिल्मों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उनके पीछे छुपा विजन समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए FTY को।